काले चने में आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अच्छा। अगर उसी काले चने के ऊपर हम, ऑल्दो हमारा ये देसी नुस्खा भी है, हाँ। देसी रेसिपी भी है कि काले चने जब भी खाते हैं उसमें हम नींबू निचोड़ डाल लेते हैं। देते हैं, करेक्ट। ऐसे ही अगर आप गुड़ का एक छोटा सा पीस खाएं जिसमें आयरन अवेलेबल होता है, उसको आप नींबू पानी के साथ ले लीजिए या आंवले के साथ खा लीजिए, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और अगर विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा लंबे समय तक शरीर में रहे तो वो क्या संकेत दे सकता है हमें? वेल, विटामिन डी की अगर आपको कमी रहेगी तो आपको हील में पेन रहेगा, बॉडी में कैल्शियम की कमी होती जाएगी धीरे धीरे, तो आपकी बोन्स वगैरह वीक होने लगेंगी। ऐसी कुछ स्टडीज हैं जिसमें बोला गया है कि विटामिन B12 लंबे समय तक कम रहे तो इससे आपको मेमोरी लॉस, ब्रेन रिलेटेड और भी डिसऑर्डर्स होने का रिस्क बढ़ सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। B12 हमारे बॉडी के नर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेन फॉग यानी कि अपना क्लियर थिंकिंग नहीं होना, मेमोरी लॉस यानी कि चीज़ों को भूल जाना, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। लक्षण हम कैसे पहचाने कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है? देखिए, कैल्शियम के लिए आपके नाखून जो हैं वो ब्रिटल हो जाएंगे, यानी कि टूटने लगेंगे, जल्दी टूटेंगे। कुछ सफ़ेद निशान आ जाते हैं और थोड़ी सी भी चोट लगती है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी अगर कैल्शियम की हो जाती है तो इमीडिएटली फ्रैक्चर हो जाता है। बस फूड सोर्सेज क्या है विटामिन सी के, और क्या इतनी ज़्यादा कमी होने लगती है कि बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं? देखिए, विटामिन सी ना हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। हाँ। उन लोगों में जनरली हम विटामिन सी की कमी देखते हैं अगर उनका डाइट रिकॉल लिया जाए तो। और विटामिन सी मेरे हिसाब से हमारे पास खाने में बहुत तरह से अवेलेबल होता है। प्लीज बताइए। सबसे इजीएस्ट सोर्स तो सप्लीमेंट्स को किसके साथ लें तो ज़्यादा बेटर अब्जॉर्ब होगा, किन सप्लीमेंट्स को एक साथ ना लें? आयरन का हमने पहले भी बात करी थी कि विटामिन सी के साथ उसका अब्जॉर्प्शन डेफिनेटली पूरा होता है, बेटर होता है। वही आयरन अगर आप कैल्शियम के साथ लेंगे तो अब्जॉर्प्शन में फ़र्क आ जाएगा, वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। B12 वगैरह के सप्लीमेंट्स किसी भी टाइम पे दिन में एक बार ले सकते हैं, या जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी डॉक्टर ने बताई है। मैग्नीशियम जनरली रात को ही प्रेफर करना चाहिए। और विटामिन D3 अगर वंस अ वीक ले रहे हैं, अगेन किसी भी मील के आसपास नहीं हो तो बेटर है, बेटर अब्जॉर्प्शन। बहुत ज़्यादा बालों का झड़ना, स्किन से ग्लो चला जाना, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाना, पुअर डाइजेशन, बहुत ज़्यादा थकावट और फटीग लगना, ये सारे साइंस अक्सर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये कई बार बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हो सकता है। इंडिया में आज के समय में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं सामने, जिसमें लोगों को तमाम तरह के पोषण की कमी होते जा रही है। इसलिए हमने भी आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है सो दैट हम बात करें कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, उसकी कमी हो जाए तो लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, और उसको पूरा करने के लिए हम अपनी डाइट में क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं। इसलिए सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और यूजफुल होने वाली है। इसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई हैं निधि सहाय, जो कि HOD है डायटेटिक्स और क्लिनिकल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट मेदांता हॉस्पिटल्स में। तो सबसे पहले मैम, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सके, पहुंचा सके। आए दिन आपके पास आई एम श्योर बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि आप एक बार बेसलाइन में समझा दीजिए कि आज के समय में आपको क्या लगता है इंडिया में कौन से सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी जो है वो लोगों में पाई जा रही है? देखिए, हमारा हिंदुस्तानी खाना वैसे तो हर तरह से भरपूर है सभी न्यूट्रिएंट्स में, बट अक्सर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज नोटिस करी जाती हैं आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से। और जो कुछ लोग अपने फैट्स वगैरह फॉलो करते हैं तो जिस तरह की कॉमन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हमारे को देखने में आ रही हैं, एक तो उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी आती है, क्योंकि हिंदुस्तानी अपनी डाइट को रेगुलरली फॉलो तो करते हैं, बट मोस्टली वेजिटेरियन डाइट्स के कारण प्रोटीन उतने पर्याप्त मात्रा में बॉडी को नहीं मिल पाता।
इसके अलावा दूसरी डेफिशिएंसी जो दिखाई देती है कॉमनली वो है आयरन की डेफिशिएंसी, जो मोस्टली हम फीमेल्स में यानी कि औरतों में और बच्चों में देखते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन B12, D3, मैग्नीशियम, ये सारी डेफिशिएंसीज नजर आती हैं। अगेन इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि हमारी डाइट को हम पूरी तरह से मॉड्यूलेट नहीं कर पाते। करेक्ट। आपने जो डेफिशिएंसीज के नाम लिए हैं ना, इसमें बहुत सारे ऐसे तो है जिनके बारे में अक्सर आजकल कुछ ज्यादा ही बात होने लगी है, जैसे प्रोटीन हो, विटामिन D, विटामिन B12 हो। तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन से। जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं में खून की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। अगर हम देखें तो दूसरी तीसरी महिला जो है वो आयरन की कमी से जूझ रही होती हैं। हमारे शरीर में आयरन क्यों जरूरी है और क्या ये इतना कम हो जाता है कि इसकी वजह से अनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और वो बहुत ज्यादा हमारे लिए खराब हो सकता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में अनीमिया हो सकता है। अब ये दो तरह से रिप्रेजेंट करता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके शरीर में आयरन या कम हो तो आपका हीमोग्लोबिन भी कम होगा। तो अक्सर ये नोटिस किया गया है कि आप अगर हीमोग्लोबिन कम है फिर भी आपको किसी तरह के सिम्टम्स हैं, जैसे थकान होना, पेल स्किन होना, बालों का झड़ना। अक्सर लोग इसको इग्नोर करके सोचते हैं ये वैसे ही स्ट्रेस की वजह से या डेली लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा होगा। क्योंकि जब तक हीमोग्लोबिन कम नहीं होता हम लोग इसको रियलाइज नहीं करते। तो कई टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह में हमें पता चल जाता है कि दो हीमोग्लोबिन नॉर्मल है बट फेरिटिन वगैरह अगर कम होता है तो हम अज्यूम करते हैं कि आयरन की कमी है। अब आयरन को पूरा करने के लिए हमें बेसिकली अपनी डाइट में एक तो प्रोटीन वाले फूड्स लेने जरूरी होते हैं, जैसे कि दाल है, आपका पनीर है, दूध, दही, अंडा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए प्रोटीन की अवेलेबिलिटी और बढ़ जाती है। साथ में आयरन बढ़ाने के लिए हरे पत्ते वाली सब्जियां, और अगर आयरन वाली चीजों को विटामिन C के साथ कंबाइन किया जाए तो बॉडी में अब्जॉर्प्शन आयरन का बेटर हो जाता है। बड़ी छोटी सी चीज है, काले चने में आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अच्छा। अगर उसी काले चने के ऊपर हम, ऑल्दो हमारा ये देसी नुस्खा भी है, देसी रेसिपी भी है कि काले चने जब भी खाते हैं उसमें हम नींबू निचोड़ लेते हैं। अब ये दादी नानी के नुस्खे हैं जो शायद पहले से अब तक एक्चुअली ट्रूथफुल रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि आयरन और विटामिन C का अब्जॉर्प्शन इतना अच्छा होता है। विटामिन C की वजह से आयरन का अब्जॉर्प्शन इतना अच्छा होता है कि पूरा अवेलेबल हो जाता है। ऐसे ही अगर आप गुड़ का एक छोटा सा पीस खाएं जिसमें आयरन अवेलेबल होता है, उसको आप नींबू पानी के साथ ले लीजिए या आंवले के साथ खा लीजिए, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आयरन वाली जितनी भी चीजें हैं उनको सिर्फ कैल्शियम की किसी भी चीज के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आयरन और कैल्शियम दोनों एक दूसरे के एंटेगनिस्ट यानी कि विपरीत होते हैं। अच्छा। तो दोनों का अब्जॉर्प्शन हैम्पर करता है। ठीक है। इसके अलावा विटामिन B12 है जो वेजिटेरियंस में अक्सर ज्यादा पाया जाता है। इस तरह की B12 की डेफिशिएंसी से भी आयरन में फर्क पड़ता है। अच्छा। इसलिए जरूरी है कि अपनी डाइट को हर तरह से बैलेंस करके रखा जाए। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आयरन की कमी हो रही है किसी के शरीर में तो कुछ स्पेसिफिक लक्षण दिखाई देते हैं? हाँ, आपको वीकनेस लगती है, थकान महसूस होती है, बालों का झड़ना होता है, पेल स्किन नजर आती है, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलने लगता है, इस तरह की चीजें आती हैं। मगर सांस फूलने वाली चीजें शायद काफी बाद में नजर आती हैं। उससे पहले जो लक्षण नजर आते हैं, थकान यानी कि कमजोरी, वीकनेस, डेली एक्टिविटीज को करने में सांस फूल जाना, ये आपको नजर आएगा। और इसके लिए हम डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करा सकते हैं? इसके लिए कई टेस्ट होते हैं। एक तो कॉमन हमारा जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है उसमें हीमोग्लोबिन के लेवल्स पता चलते हैं। इसके अलावा आयरन स्टडीज में फेरिटिन वगैरह, फोलेट के लेवल्स, ये सब चेक किए जाते हैं। और इसमें क्या फिर हम पैरामीटर्स देखें कि समझे हम ये डेफिशिएंसी आयरन की? अगर हीमोग्लोबिन फीमेल्स की और मेल्स की वैल्यूज अलग अलग होते हैं। हाँ। मगर अगर 13 से कम आ रहा है तो हमारे लिए डेफिनेटली वो अलार्मिंग साइन होना चाहिए। ओके, ठीक है। हमने आयरन की बात की। दूसरा हम आते हैं विटामिन D की काफी ज्यादा बात होती है। हालांकि इंडिया एक सनी कंट्री है जहां पर लोग बाहर से धूप लेने के लिए आते हैं, बट यहीं के लोगों को विटामिन D की डेफिशिएंसी हो रही है। तो क्या सिर्फ धूप की कमी की वजह से हमारे शरीर में विटामिन D इतना कम हो सकता है? वो विटामिन D को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। जैसे आपने बोला कि इंडिया इतनी बायो अवेलेबिलिटी है सनशाइन की, फिर भी हम लोगों को D3 की कमी है। इसका रीजन काफी हद तक हमारी बॉडी में सनशाइन की अवेलेबिलिटी को भी लेके है। हम लोग बाहर जाते नहीं हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, UV रेज वगैरह है, तो इससे बॉडी में विटामिन D सन का अवेलेबल नहीं होता इतना।
डाइट में अगर हम होलसम फूड नहीं ले रहे हैं तो भी अक्सर विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है। सो अगेन विटामिन डी हमें मिलता है फोर्टिफाइड फूड से, जैसे कि आपके दूध वगैरह हैं, दूध है, दही है, ये फोर्टिफाइड दूध जो होता है इसमें विटामिन डी की मात्रा होती है, अंडे में विटामिन डी होता है। सो इस तरह के फूड अगर हम लेते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, एक पर्टिकुलर तरह के मशरूम होते हैं जिसमें विटामिन डी अवेलेबल होता है, बट बहुत से लोग इंडिया में मशरूम बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं। हाँ। सो वहां पे वो अवेलेबिलिटी का डिफरेंस आ जाता है। बट इट इज अब्जॉर्प्शन की मात्रा में मैं ज्यादा बोलूंगी, क्योंकि अब्जॉर्प्शन उतना हो नहीं पाता। गर्मियों में भी हम लोग फुल स्लीव के कपड़े पहनते हैं, सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं, तो उसमें सनशाइन अवेलेबल नहीं हो पाता। अगर जैसे कोई चाहता है कि विटामिन डी की कमी उनके शरीर में ना हो, तो धूप ही अगर उनको लेना है तो क्या सही टाइम होगा और सही तरीका होगा? देखिए, आइडियली होता है कि आपको अपने दोनों हाथ, बेयर हैंड्स और थोड़ा फेस और नेक का एरिया आपका एक्सपोज होना चाहिए, बट वो होना चाहिए 11 बजे से 2 बजे की धूप के बीच में। हाउएवर गर्मियों के मौसम में वही पीक टाइम होता है धूप का। सो अगर आप अपनी बॉडी को 60% भी आप सनशाइन अवेलेबल करवा रहे हैं किसी खिड़की के अंदर बैठ के, तो वो अवेलेबिलिटी फिर भी मानी जा सकती है। ठीक है। और अगर विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा लंबे समय तक शरीर में रहे तो वो क्या संकेत दे सकता है हमें? विटामिन डी की अगर आपको कमी रहेगी तो आपको हील में पेन रहेगा, बॉडी में कैल्शियम की कमी होती जाएगी धीरे धीरे, तो आपकी बोन्स वगैरह वीक होने लगेंगी, इस तरह के सिम्टम्स। और अगेन सबसे जरूरी चीज, थकान हर चीज का पहला सिम्टम होता है। थकान, हाँ। विटामिन डी के लिए आजकल सप्लीमेंट्स लोग खुद से ही जाकर के लेने लग रहे हैं कि हफ्ते में एक जाकर के गोली खा लो। सप्लीमेंट्स लेना खुद से एडवाइजेबल है या डॉक्टर की सलाह पर ही ले? देखिए, सप्लीमेंट्स को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्स का जो डोज है वो डॉक्टर्स एडजस्ट करते हैं। कहा जाता है कि विटामिन डी वंस अ वीक ले लो, हफ्ते में एक बार ले लें, बट कभी कभी किसी किसी केसेस में अगर विटामिन डी बहुत ही कम होता है तो डॉक्टर्स कुछ और चीजें एडवाइस करते हैं विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन के लिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसको किस मात्रा में और किस हिसाब से लेना चाहिए वो एडवाइस करते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स की या जिनकी विटामिन डी कम है उनकी और भी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन का इंटरेक्शन होता है, तो बेटर रहता है कि डॉक्टर की ही सलाह पे ये दवाइयाँ ली जाए। ऐसा है क्या कि विटामिन डी की अगर बहुत ज्यादा कमी रहे तो इससे ऑटो इम्यून कंडीशंस भी ट्रिगर हो सकते हैं? इस कुछ तरह की ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसके लिए आई थिंक डॉक्टर्स ही आपको बेटर इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। ठीक है। इसमें ना हम लोगों ने आयरन का जो सप्लीमेंट पार्ट है वो मिस कर दिया। आयरन के सप्लीमेंट्स अगर जैसे बहुत ज़्यादा कमी है, आप डाइट से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार डॉक्टर्स या आप मतलब डाइटिशियंस वगैरह जो सप्लीमेंट्स एडवाइस कर देती हैं। अक्सर मैंने सुना है और मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, आयरन सप्लीमेंट्स लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन और इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स होने लगते हैं और वॉमिट जैसी फील आने लगती है। तो ये सही है? मतलब ये क्यों होता है ऐसा? ये आयरन की अब्जॉर्प्शन का एक मैकेनिज्म है। अगेन बायोकेमिस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ, आयरन के सप्लीमेंट के लिए बेटर ये रहता है कि आप जब भी अब अगर मैं इसको नेचुरल तरीके से जोड़ूं, आयरन का सोर्स हरे पत्तेदार सब्जियां वगैरह होता है, जिसमें अपने आप में ही फाइबर कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि आयरन से कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है। अगर आप अपनी डाइट में हरे पत्ते वाली सब्जियां, काला चना वगैरह इंक्लूड करते हैं जिसमें वैसे भी फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्स्टिपेशन वगैरह के प्रॉब्लम्स को ईज आउट करना इजी रहता है। जरूरी चीज ये है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आयरन और कैल्शियम वाली किसी भी दो चीजों को इकट्ठे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हमने आयरन की बात की, विटामिन डी की बात की, विटामिन B12 पर आते हैं। B12 की कमी भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, खास करके वेजिटेरियंस में। ऐसा बोला जा रहा है कि मोस्टली B12 नॉन वेजिटेरियंस में जो खाने हैं उनमें मिलते हैं। वेजिटेरियंस में आज के समय में इतना ज़्यादा B12 कम है कि उसकी वजह से उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसी कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें बोला गया है कि विटामिन B12 लंबे समय तक कम रहे तो इससे आपको मेमोरी लॉस, ब्रेन रिलेटेड और भी डिसऑर्डर्स होने का रिस्क बढ़ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। B12 हमारे बॉडी के नर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेन फॉग यानी कि अपना क्लियर थिंकिंग नहीं होना, मेमोरी लॉस यानी कि चीज़ों को भूल जाना, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और प्लस सबसे पहला सिम्टम आपका आता है थकान का, डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाना। सो इस तरह की चीजों से सबसे पहले पता चल जाना चाहिए कि ये B12 की डेफिशिएंसी है। आते हैं इस बात पे कि वेजिटेरियंस में ये ज्यादा पाया जाता है। अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से
नॉन वेजिटेरियंस में भी हम आजकल B12 की डेफिशिएंसी देख रहे हैं। और इसका रीजन ये होता है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो लोग एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में नॉन वेज फूड खाते हैं। और प्लस जो नॉन वेजिटेरियन जो B12 के एक्चुअल सोर्सेज हैं वो ऑर्गन मीट्स वगैरह हैं, जो कि लोग कोलेस्ट्रॉल के डर से अपने आप में ही कम लेते हैं। इस तरह की चीज़ों से बहुत सारे अपने आप से डाइट के नुस्खे करने की वजह से भी B12 की कमी हो जाती है। बेटर ये रहता है कि अपनी डिपेंड करता है अगेन कि कितनी वैल्यू पे है। B12 का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी में एक्चुअली डेफिशिएंसी किस लेवल पे है और उसको उस हिसाब से टैकल किया जाए। बहुत से टाइम पे ऐसा देखा गया है मार्जिनल डेफिशिएंसी होती है, और जब हम डाइट रिकॉल लेते हैं जो क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास हेल्थ चेकअप वगैरह के लिए, तो उसी में थोड़ा सा अगर उनका डाइट को मॉडिफाई कर दिया जाए तो उसी में उनकी B12 डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। और अगर B12 के लिए हम टेस्ट करा रहे हैं तो ये इसी नाम से अवेलेबल होता है? विटामिन B12 के ही नाम से ब्लड टेस्ट होता है, ये अवेलेबल होता है। और क्या इसमें पैरामीटर्स देखें हम? अगेन इसमें माइक्रोग्राम्स में पैरामीटर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स अपने आप डेफिशिएंट लेवल्स को असाइन करते हैं। कुछ होते हैं जो नॉर्मल रेंज होते हैं, फिर डेफिशिएंसी है, फिर ग्रॉस डेफिशिएंसी है। ओके। और जैसे आपने कहा कि इसकी कमी जो है वो जिस हिसाब से खाने की चीजें हैं उसमें है, विटामिन B12 के लिए वेजिटेरियन में कोई सोर्स है या सिर्फ नॉन वेज का ही? मोस्टली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं विटामिन B12 के, बट अगर आप अपनी डाइट को हर तरह से होलसम रख रहे हैं, एग्स वगैरह, बहुत से लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते मगर अंडे खा लेते हैं। एग्स अगर आप अपनी डाइट में ले लें, 1 से 2 एग्स रोज ले लें, तो आपको विटामिन B12 फिर भी मिल सकता है। लेकिन जो लोग प्योर वेजिटेरियन है, जो नहीं खाते, फिर उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए हम लोग सप्लीमेंट्स ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में B12 बहुत ही कम मात्रा में होता है। विटामिन B12 के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं या फिर कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी आते हैं? दोनों तरह से होता है, इंजेक्शंस भी आते हैं, सप्लीमेंट्स भी होते हैं। जैसे मैंने बताया, डॉक्टर्स डेफिशिएंसी के बेसिस पे ही एडवाइस करते हैं कि अगर बहुत ही सीवियर डेफिशिएंसी होती है तो उसमें दूसरी ट्रीटमेंट फॉलो होता है जिसमें इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं। अदरवाइज ओरल सप्लीमेंट्स यानी कि खाने वाली दवाइयों से भी काफी कुछ रिलीफ हो जाता है। सप्लीमेंट्स की कॉस्टिंग का तो मोस्टली लोगों को आइडिया रहता है, इंजेक्शंस भी क्या विटामिन B12 के बहुत महंगे होते हैं? नहीं, अवेलेबल होते हैं इजीली, बट वो मेरी समझ से देखिए वो डेफिशिएंसी वो इंजेक्शन कुछ लेने के बाद इतनी जल्दी रिलीफ होता है कि वो कॉस्ट आपको एक स्टेज के बाद मैटर नहीं करती, बट ऐसे नहीं है कि वो पब्लिक के आउट ऑफ रीच हैं, इजीली अवेलेबल, इजीली रीचेबल होते हैं। ग्रेट, ठीक है। अभी इसके बाद हम कैल्शियम पर आते हैं। हालांकि हमें बचपन से बोला तो जाता है कि दूध पियो, दूध पियो, दूध पी करके सो, तो हमें दिमाग में ऐसा रहता है कि सिर्फ दूध ही कैल्शियम का एकमात्र सोर्स है। तो कुछ लोग होते हैं जो समय के साथ मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं, तो फिर वो दूध छोड़ देते हैं, तो उसके बाद उनमें शायद कैल्शियम की भी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। सबसे पहले यही बताइए कि लक्षण हम कैसे पहचाने कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है? देखिए, कैल्शियम के लिए आपके नाखून जो हैं वो ब्रिटल हो जाएंगे, यानी कि टूटने लगेंगे, जल्दी टूटेंगे। कुछ सफेद निशान आ जाते हैं, और थोड़ी सी भी चोट लगती है, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी अगर कैल्शियम की हो जाती है तो इमीडिएटली फ्रैक्चर हो जाता है। इस तरह की चीजें जो बोन्स को अफेक्ट करती हैं उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी डेफिनेटली पाई जाती है। और लंबे समय तक कमी रहे अगर कैल्शियम की तो क्या आपकी बोन्स, बिल्कुल हड्डियों से कैल्शियम लीच आउट होने लगता है। स्पेशली यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि जो आपके फीमेल्स होती हैं उनमें आफ्टर एन एज यानी कि मेनोपॉज के आसपास कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी होने लगती है। ये जरूरी रहता है कि आप पहले से अपना कैल्शियम का इंटेक भरपूर रखें और अपना विटामिन D3 जो है उसको मैनेज करके रखें ताकि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होती रहे, अच्छे से हो। इसके अलावा कैल्शियम के फूड सोर्सेस सिर्फ दूध नहीं होता, तिल बहुत अच्छा सोर्स है, सेसमी सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। रही बात, आजकल वाकई में काफी लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रहे हैं, अब उसके कई रीजंस हो सकते हैं, मगर जो कैल्शियम के बाकी के सोर्सेज, दूध से बनी हुई चीजें, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो लोग जनरली दही वगैरह ले पाते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। दिक्कत आती है जो लोग वीगन्स हो जाते हैं, यानी कि जिनकी डाइट में दूध दही बिल्कुल ही नहीं होता, डेयरी वाला, उनको हम एडवाइस करते हैं सोया मिल्क, आमंड मिल्क, जो कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज बन जाते हैं कैल्शियम के। ठीक है। उसके अलावा नट्स और सीड्स जो होते हैं वो लोग वो चीज ले लेते हैं। इस तरह की चीजें, या टोफू ले लेते हैं।
सो इस तरह से अगर आप कुछ अपनी डाइट में वेरिएशंस कर पाते हैं और हम लोग एक टेलर मेड डाइट प्लान बनाते हैं इनके ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से, सो वो वहाँ पे हम लोग एड्रेस काफी हद तक कर पाते हैं। ओके, आपने जैसे सेसमे सीड्स का कहा, कई लोग कहते हैं कि रागी भी बहुत ज्यादा कैल्शियम रिच होता है। जी बिल्कुल। सो रागी का एक तो अब बहुत इजीली अवेलेबल होने लगी है। इनफैक्ट बच्चों में हम एडवाइस करते हैं, जैसे माएँ बच्चों को सूजी की खीर बना के देती हैं, हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप रागी को दूध में पका के खीर की तरह बना के आप उसके ले लीजिए। मैं तो ये एडवाइस करूंगी कि आप रागी के चीले भी बना सकते हैं, पैनकेक्स बना सकते हैं, उसको दही के साथ ले लीजिए तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम और इंक्रीज हो जाता है। सो इस तरह के सोर्सेज अगर आप डाइट में इंक्लूड करें तो डेफिनेटली अच्छा है। बिल्कुल। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन की इतनी बात हो रही है आजकल की, हर दूसरा तीसरा इंसान से प्रोटीन ही कर रहा है। हर चीज में हमें प्रोटीन मिला करके दिया जा रहा है कि आपका कैसे भी कंजप्शन पूरा हो। इंडिया में 70 to 80% लोग प्रोटीन से मतलब डेफिशिएंट है। तो सबसे पहले यही बताइए कि प्रोटीन बॉडी के लिए क्यों इतना जरूरी न्यूट्रिशन है, और इसकी कमी होने पर क्या ऐसे बॉडी सिग्नल्स देने लगता है? देखिए, प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि हमारी शरीर का आधार प्रोटीन है। जैसे हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से हमारे टिश्यूज को रीबिल्ड होने का मौका मिलता है। हम दिन भर में चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हमारे टिश्यूज का ब्रेकडाउन होता है। इसके अलावा कभी बीमारी आती है, तो इस तरह से तो वहाँ पे हमारी हीलिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन इंडियन डाइट्स में इसलिए भी कम होता है, अगेन क्योंकि मोस्टली वेजिटेरियन डाइट्स में कम पाया जाता है। एग्स, जो लोग अंडा लेते हैं उनके लिए तो हम फिर भी प्रोटीन किसी हद तक एडवाइस कर सकते हैं कि प्रोटीन पहुंच जाएगा, हालांकि अंडे से भी आजकल पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता। सो अच्छा ये रहता है कि अपनी डाइट में प्रोटीन के वेरीड सोर्सेज, और सच बताऊं तो इंडियन डाइट्स में प्रोटीन के बहुत सोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करूं तो दूध, दही तो है ही डेफिनेटली। इसके अलावा पनीर है, सोया से बनी हुई आजकल बहुत सारी चीजें जैसे सोयाबीन है या टोफू है, इस तरह की चीजें हमारे पास है, सोया स्प्राउट्स वगैरह आ जाते हैं, ये रहता है। इसके अलावा सीड्स एंड नट्स का बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन में, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए अंडा है या नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेस हैं। राजमा, छोले, चना, लोबिया, दालें, ये सब प्रोटीन का सोर्स है और शायद एक वेजिटेरियन डाइट का सबसे बड़ा आधार है। राइट। दालों को किसी भी फॉर्म में आप स्प्राउट्स के फॉर्म में ले सकते हैं। यूजुअली देखा गया है कि दालों को पतला करके बनाया जाता है, स्पेशली अगर घर में कोई बीमार है तो बोला जाता है पतली दाल पी लो। हाँ। तो पतली दाल पीने से दाल की क्वांटिटी जब कम हो जाएगी तो प्रोटीन उतना ही कम हो जाएगा। सो दाल को बहुत पतला नहीं रखना चाहिए, गाढ़ा रखना चाहिए। स्पेशली अगर आप दाल रोटी के साथ खा रहे हैं तो मैं हमेशा हम लोग एडवाइस करते हैं कि इतनी गाढ़ी दाल हो जो रोटी पे लग जाए आराम से। वो दाल रोटी पे से बहनी नहीं चाहिए। ठीक है। वो एक कॉन्टेक्स्ट हो जाता है कि आपकी दाल की मात्रा पूरी जाती है। दूसरा देखा जाता है कि दाल या सब्जी में से यूजुअली सभी घरों में एक बार में एक ही चीज, मतलब या तो दाल दिन में बनती है या रात में बनती है। हम लोग एडवाइस करते हैं कि दाल एक ऐसी चीज है जो गाढ़ी दाल या राजमा, छोले, इस तरह से एक कोई आइटम आपकी डाइट में एक मील में जरूर होना चाहिए। वो सैलेड के फॉर्म में भी हो सकता है, वो मेन डिश के फॉर्म में भी हो सकता है, या आप दाल के आटे से आटा गूंद सकते हैं। सो इस तरह से काफी चीजें मास्क हो जाती हैं। सो ये कुछ कॉमन तरीके हैं जिससे आप ले सकते हैं। काले चने को आप कई फॉर्म्स में ले सकते हैं। काले चने को ब्लेंड कर लीजिए, उसमें अदरक वगैरह मिला करके काले चने के कबाब बनाए जा सकते हैं बिना फ्राई करे। तो इस तरह की चीजें डाइट में इनकॉर्पोरेट करने से अच्छा मिलता है। प्रोटीन में जैसे आपने दाल पे इतना एम्फेसिस किया, तो आजकल मिक्स दाल का कॉन्सेप्ट बहुत आता है कि सारे दालों को, तुअर हो, मसूर हो, फिर मूंग दाल हो, उड़द दाल हो या अरहर हो, सबको मिक्स करके मिक्स दाल। ये सही है खाना मिक्स दाल, या सबको अलग अलग सेपरेट? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मिक्स दालों का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दालों में ओवरऑल प्रोटीन उतना ही पाया जाता है। हर दाल में ऑल्दो प्रोटीन डिफर करता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, बट अगर दालों को मिक्स भी कर देते हैं तो चलता है। लेग्यूम्स जो यानी कि राजमा, छोले जैसे मैंने बताया, इनमें प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा सा बेटर हो जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करूंगी, ग्रीक योगर्ट का आजकल काफी काफी बात चल रही है। एंड ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन की क्वांटिटी
कंटेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, सो वो भी हम अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली ग्रीक योगर्ट से कैल्शियम भी आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं दोनों को लिंक करूं तो वो वहां पे होता है। ग्रीक योगर्ट अगर कॉमन नेम में बात करूं तो इट इज नथिंग बट हंकर्ड, यानी कि बंधा हुआ दही। तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट ही जाके ग्रीक योगर्ट लेना, घर पे भी ग्रीक योगर्ट बना सकते हैं और इसी को आप अपने सैलेड्स में, चना चाट वगैरह में मिक्स कर सकते हैं, तो वो उसका फ्लेवर और एनहांस कर देता है। ग्रेट। तो इस तरीके से प्रोटीन की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं मैग्नीशियम पर। आजकल मैग्नीशियम गमीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि रात में सोने से पहले आप खा लीजिए तो आपकी स्लीप के लिए, सभी चीजों के रिलैक्सिंग के लिए अच्छा होता है। तो मैग्नीशियम का लिंक क्या सिर्फ हमारी नींद से ही होता है या हमारे बॉडी में किस तरीके से ये फंक्शन करता है? सो मैग्नीशियम का लिंक हमारी बेसिकली तो नींद से उससे ज्यादा होता है, बट बाकी के बॉडी फंक्शंस के लिए भी मैग्नीशियम जरूरी होता है। अगेन लाइक आई सेड, ब्रेन फॉग आपको लग रहा है, थकान लग रही है, डेली एक्टिविटीज में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, वहां सब पे कहीं ना कहीं मैग्नीशियम का रोल आता है। मैग्नीशियम हमारे को हमारे जनरल जो सीड्स वगैरह होते हैं, मिक्स सीड्स वगैरह, जो इनमें काफी मिल जाता है। अदरवाइज थोड़ी सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। आजकल काफी कॉमन है मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेने। तो जो सीड्स आप बता रहे हो, तो सीड्स लेने का कोई सही तरीका है कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी तक सही से पहुंचे? देखिए, सीड सिर्फ एक फ्लैक्स सीड्स हैं जिसको अलग तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि फ्लैक्स सीड की जो बाहर की कवरिंग है वो हमारी बॉडी में पूरी डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो फ्लैक्स सीड लेने के लिए उसको रोस्ट करके, सूखा भून करके, पाउडर करके फिर लेंगे तो बॉडी में अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा जो बाकी के सीड्स हैं वो आप किसी भी टाइम में मिक्स करके अपने ब्रेकफास्ट की स्मूदी में ऐड कर सकते हैं, ओट्स में ऐड कर सकते हैं, या अगर आप दही ले रहे हैं रोज उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि किसी एक टाइम पे ही लेना है। ये जरूरी है अपने डिसिप्लिन के लिए उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर हम ये सोच लें दिन में कभी भी ले लेंगे तो वो दिन में कभी भी हो नहीं पाता और रात को सोते टाइम याद आता है अरे आज तो सीड्स मिस कर दिए। सो बेटर ये रहता है या तो अपने फ्रूट के टाइम पे या अपने दही के, लंच के दही के टाइम पे या किसी भी एक टाइम पे उसको फिक्स कर लिया। और ये जो सीड्स साइक्लिंग वाटर का कॉन्सेप्ट है, हर दिन बदल बदल करके रात भर भिगो करके फिर हम सुबह उसको कंज्यूम करें, तो वो भी सही है? वो भी सही है, वो भी कर सकते हैं, बट अगेन उसमें आपको कुछ सिम्टम्स वॉच आउट करने पड़ते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको ब्लोटिंग होने लगती है, सुबह कुछ हैवीनेस फील होने लगती है, वो रियलाइज नहीं करते कि शायद ये किसी पर्टिकुलर सीड की वजह से हो। तो सीड साइक्लिंग हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ मना नहीं है, बट अपने सिम्टम्स को वॉचफुल रखें। ठीक है। इसमें जिंक की भी बात बहुत ज्यादा होती है। कहा जाता है कि अगर शरीर में जिंक की कमी हो तो आपके घाव भरने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे लिए और इसके सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं अगर बॉडी में बहुत कमी होने लगे तो? जिंक हमारी बॉडी में ट्रेस एलिमेंट में रिक्वायर्ड, ट्रेस अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होता है, बट अगेन इससे भी हमारे जैसे आपने बताया हीलिंग, वुंड हीलिंग वगैरह में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सो जनरली जो लोग ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें जिंक की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है, या जिनकी कोई मेजर बड़ी सर्जरी हुई होती है। उसके लिए हम लोग या तो जिंक के सप्लीमेंट्स डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, नहीं तो अगर आप अपनी रूटीन डाइट में हर फूड ग्रुप को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि नट्स एंड सीड्स वगैरह भी है आपकी डेली डाइट में, या बाकी की रूटीन खाना फॉलो कर रहे हैं, तो जिंक आपकी क्वांटिटी बॉडी को मिल जाता है। बट उसको आपको रेगुलरली फॉलो अगेन करना पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं विटामिन सी पर। विटामिन सी की डेफिशिएंसी भी बोलते हैं बहुत सारे लोगों में आजकल पाई जा रही है। हालांकि लोग खुद से ही उसके सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। उनको याद रहती है कि एक गोली मिलती है विटामिन सी की, हम वो खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे पास फूड सोर्सेस क्या है विटामिन सी के, और क्या इतनी ज्यादा कमी होने लगती है कि बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं? देखिए, विटामिन सी ना हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। उन लोगों में जनरली हम विटामिन सी की कमी देखते हैं अगर उनका डाइट रिकॉल लिया जाए तो। और विटामिन सी मेरे हिसाब से हमारे पास खाने में बहुत तरह से अवेलेबल होता है। प्लीज बताइए। सबसे इजीएस्ट सोर्स तो नींबू है। अगर आप खाने में नींबू निचोड़ लेते हैं, अगेन कैल्शियम से दूर रखकर, तो आपके पास विटामिन सी अब्सॉर्ब हो जाता है। अगर आप एक आंवला रोज खा लेते हैं तो आपके शरीर को विटामिन सी मिल जाता है। सभी फ्रूट्स विटामिन सी में बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली अमरूद में काफी विटामिन सी होता है। बाकी इसके अलावा संतरा, मौसमी, ये तो है ही हमारे पास अवेलेबल। विटामिन सी के साथ सिर्फ ध्यान ये रखना होता है, ये ना बहुत हीट लेबाइल विटामिन है, यानी कि बहुत डेलिकेट विटामिन है। यानी कि जरा सी भी हीट लगती है तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है।
विटामिन सी को अगर हम कुक करेंगे, किसी भी पकती हुई चीज में डालेंगे, तो वो अवेलेबल नहीं होता हमारे शरीर में। सो बेटर ये रहता है कि अगर आपको नींबू निचोड़ना है तो आप किसी भी फूड आइटम के ऊपर निचोड़िए, बजाय इसके कि खाना पकते टाइम डालें। सो इस तरह से हम विटामिन सी की अवेलेबिलिटी रख सकते हैं। ग्रेट। तो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है विटामिन सी। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भी आजकल बात होती है। इसके लिए लोग आजकल खुद से ही फिश ऑयल्स वगैरह यूज करने लगते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों हमारे लिए जरूरी है, और क्या ब्रेन डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा मदद करता है? बिल्कुल, हमारे ब्रेन की ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए ओमेगा 3 बहुत ज्यादा जरूरी है। नट्स एंड सीड्स का यहाँ फिर रोल आता है। और इसके अलावा कुछ फूड्स हैं, जैसे आजकल एवोकाडो वगैरह अवेलेबल है। सो ये सब, इन सब में भी ओमेगा 3 अवेलेबल हो जाता है हमारी डाइट में। मुद्दे की बात असली ये आती है कि आप अगर अपनी डाइट को हर तरह से बैलेंस रख रहे हैं और अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, रेगुलेटेड टाइम टेबल 80% टाइम्स फॉलो कर रहे हैं, सो आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज में मिल जाते हैं। ठीक है। ये जो बीच बीच में चलन चलता है कि अच्छा इसके सप्लीमेंट खा लो, वो होता इसलिए क्योंकि वो शायद हमें इजी लगता है। एक गोली खा ली और काम बन गया। yes, right. बट अगर हम उन्हीं चीजों को अपनी डाइट में निर्धारित रूप से ले आए तो वो हमारे को काफी हद तक प्रिवेंट कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, हम चाहते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जितने न्यूट्रिएंट्स की बात की है उसको आप एक बार समराइज करके डूज एंड डोंट्स बता दीजिए कि कौन से सप्लीमेंट्स को किसके साथ ले तो ज्यादा बेटर अब्जॉर्ब होगा, किन सप्लीमेंट्स को एक साथ ना लें, और अगर ले भी रहे हैं तो सही तरीका क्या है या टाइम क्या हो सकता है अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है आप में तो। देखिए, मैं प्रोटीन से शुरू करती हूँ। प्रोटीन अगर आप अपनी डाइट में ले रहे हैं तो आपके हर मील में प्रोटीन का सोर्स जरूर होना चाहिए। सो ब्रेकफास्ट में आपका दूध हो सकता है, अंडा हो सकता है साथ में, या कुछ लोग बॉइल्ड चना लेते हैं, स्प्राउट्स वगैरह लेते हैं, दाल का चीला लेते हैं, इस तरह से कुछ। उसके बाद लंच में डेफिनेटली प्रोटीन अवेलेबल होना चाहिए। तो प्रोटीन का किसी भी और न्यूट्रिएंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, हिंड्रेंस नहीं होती, ले सकते हैं। इसके बाद में आऊंगी कैल्शियम पे। कैल्शियम को भी आप किसी भी मील में ले सकते हैं, हर मील में, इनफैक्ट हर फूड जो भी आप खाना लेंगे उसमें कैल्शियम को आयरन वाली किसी भी चीज के साथ डेलिबरेटली कंबाइन नहीं करना चाहिए। एक तो ये जरूरी चीज। दूसरा, एक हमारी शरीर में कैल्शियम लीचिंग होती है, यानी कि शरीर में हड्डियों में से कैल्शियम निकलता है। वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि हम वो अपने नॉर्मल प्रोसेस के बॉडी मैकेनिज्म के हिसाब से, बट ये इंक्रीज होता है हमारे इंक्रीज इनटेक, यानी कि ज्यादा सेवन कोलाज और एरिएटेड ड्रिंक्स, जो कि हमारी शरीर में से कैल्शियम को लीच आउट करते हैं। सो ये हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं उसको हम अवॉइड करें। स्पेशली किसी भी, अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जो फीमेल्स कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेती हैं चाय कॉफी वगैरह के साथ या किसी भी और तरह के कैफिनेटेड बेवरेज के साथ में, उसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है। आयरन का हमने पहले भी बात करी थी कि विटामिन सी के साथ उसका अब्जॉर्प्शन डेफिनेटली पूरा होता है, बेटर होता है। वही आयरन अगर आप कैल्शियम के साथ लेंगे तो अब्जॉर्प्शन में फर्क आ जाएगा, वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। सो इसलिए एक, अगर आप आयरन और कैल्शियम दोनों ले रहे हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में होता है, तो एक मॉर्निंग में लेना चाहिए और एक को इवनिंग में लेना चाहिए। इस तरह से वो करना चाहिए। ठीक है। B12 वगैरह के सप्लीमेंट्स किसी भी टाइम पे दिन में एक बार ले सकते हैं, या जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी डॉक्टर ने बताई है। मैग्नीशियम जनरली रात को ही प्रेफर करना चाहिए। और विटामिन D3 अगर वंस अ वीक ले रहे हैं, अगेन किसी भी मील के आसपास नहीं हो तो बेटर है, बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, तो इस तरीके से हम सारे न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रख सकते हैं। परफेक्ट। आपने हमें डाइट में इतनी सारी चीजें बताई, बट आजकल हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से ना डाइट भी चेंज हो गई है। हम बाहर का जंक हो गया, प्रोसेस्ड हो गया, स्ट्रीट फूड्स हो गया, ये बहुत ज्यादा खाते हैं। इनफैक्ट कई लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो क्रैश डाइट्स वगैरह करते हैं, तो लंबे लंबे समय तक फास्टिंग पे रहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि 16 घंटे फास्ट रखेंगे और 8 घंटे के विंडो पीरियड में खाएंगे। इस तरीके की चीजों की वजह से क्या हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट ये इस तरह की जो क्रैश डाइट्स वगैरह होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। क्योंकि एक तो आप डाइट कर रहे हैं, वो पीरियड्स ऑफ फास्टिंग के अलावा आप अपने आप ही अपना खाना कम कर दे रहे हैं। अब जब आप वो खाना कम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती, यानी कि पूरी नहीं हो पाती। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी डेफिशिएंसी में चली जाती है। इसके अलावा बहुत से लोग, या आप प्रोलॉन्ग लिक्विड डाइट फॉलो कर रहे हैं,
स्पेशली क्रैश डाइट में कि शादी आ रही है या कुछ है तो लिक्विड ही लिक्विड Liquid, ले रहे हैं, तो हाँ। अगेन आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। फीमेल्स जनरली नोटिस किया गया है कि कोई पर्टिकुलर स्पेशली घर पे है तो बहुत देर तक ब्रेकफास्ट नहीं होता। हाँ। एक ही मील होता है 11 बजे 12 बजे, उसको ब्रेकफास्ट और लंच को कंबाइन कर लिया जाता है। किसी भी 2 मील्स के न्यूट्रिशन को आप एक मील में तो नहीं दे सकते। सो ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप कोई भी अपना मील स्किप करें। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला कि 80% ऑफ द टाइम्स अगर आप अपना एक रेगुलेटेड टाइम टेबल यानी घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। 20% हम ऑब्वियसली लीवरेज देंगे कि आप बाहर का खाना भी खाएं, थोड़ा बहुत इधर उधर से जो आपके पसंद की चीजें वो खाएं। जो लोग प्रोलॉन्ग्ड बाहर का खाना खाते हैं ऑटोमेटिकली उसमें न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, हाँ। क्योंकि वो जनरली फ्राइड होता है, हाई फैट होता है। जब भी हाई फैट होगा गट को उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा और उतना ही ज्यादा बॉडी में न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन की मात्रा कम हो जाएगी। राइट। सो बेटर ये रहता है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स फॉलो करे जाएं और देसी खाना यानी कि घर का खाना, जो मैंने शुरू में बोला था, हमारा हिंदुस्तानी खाना हर तरह से भरपूर है। करेक्ट। हर न्यूट्रिशन में उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट। तो अगर इस तरीके से हम अपनी डाइट में सारी चीज़ों को शामिल करते हैं तो बहुत हद तक हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि किन चीज़ों को किस हिसाब से ले, समय क्या है लेने का और क्या क्या डाइटरी चीज़ें हम अपने आप में बदल सकते हैं सो दैट किसी भी पोषक तत्व की कमी भी ना हो और वो हमारे बॉडी पर और स्किन पर दिखाई भी ना दे। ग्रेट। आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की है वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस टॉपिक पर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइव को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू।